हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी जीके एंड करेंट अफेयर्स। सो गाइज, आज मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आगे बढ़ूँ हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। एंड जो लोग नहीं किए हैं मैं उन लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, मेरे चैनल को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। वी शुड स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो भूजल है तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आंसर इज जल शक्ति मंत्रालय। अब इसका जो मैंने ब्रीफ किया हुआ है वो मैं आपको बता दूं। अटल भूजल योजना या अटल जल योजना भी इसको बोलते हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की जल संरक्षण योजना है जो कि अपनी मूल समाप्ति तिथि 2025 के बाद अतिरिक्त 2 वर्षों तक जारी रहेगी। यानी कि अटल भूजल योजना। अब यहाँ पर पहले मैं ये आपको हाईलाइट कर दूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, जैसा कि है ये अभी क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है, मतलब मंत्रालय पूछ सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इसका ये है कि ये अपनी इसका मूल समाप्ति तिथि क्या था, तो 2025 था। अब एक इसमें थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है, थर्ड टाइप का, कि मूल समाप्ति तिथि 2025 था, लेकिन अब जो है कितने वर्षों की वृद्धि की गई है, यानी कि मूल समाप्ति तिथि में कितने वर्षों की वृद्धि की गई है, तो 2 वर्षों की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है, वो तो है ही। एंड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई योजना आता है तो उसका उद्देश्य हमेशा ही हम फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य को लेकर के ही कोई योजना जारी किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसलिए तो योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित राज्यों में चुनिंदा जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। नेक्स्ट है कि अब इसमें स्टेट कौन कौन से आते हैं, यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल भूजल योजना जो है किस किस स्टेट को कवर करता है। तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स है जो कवर किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किन संस्थानों ने जारी किया? तो इसरो और भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कोच्चि में INS गरुड़ में गगनयान रिकवरी प्रशिक्षण योजना जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति के लिए एक प्रशिक्षण योजना प्रदान करता है। क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल भी औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शासन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्रिटिश काल की 110 मेगावाट की शासन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। तो अब यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि यहाँ पे क्वेश्चन का क्या क्या आने का, क्या क्या मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा कि अभी क्वेश्चन है शासन जल विद्युत परियोजना किस स्टेट में, मतलब स्टेट पूछ दिया, या फिर स्टेट के अंदर भी जाएगा तो वो डायरेक्ट वो स्पॉट पूछ देगा, वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर ये स्थित है। तो आपको बताना होगा कि मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है, और कितने मेगावाट का है ये, 110 मेगावाट का। ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब है कि ये जो है शासन जल विद्युत परियोजना जो है ये किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बनता है? तो मैं आपको अभी बता रही हूँ। 1932 में कमीशन किया गया था ये शासन जल विद्युत परियोजना। तो कह रहा है कि 1932 में कमीशन किया गया शासन जल विद्युत बिजली घर 99 साल की लीज के तहत बनाया गया था। इसकी लीज को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच विवाद चल रहा है। तो अभी मैंने आपसे बोला कि ये पूछ सकता है कि किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बना है और क्यों बना है। तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है, और क्यों, तो इसके लीज को लेकर के 99 साल की लीज जो है वो इसको लेकर के इन दोनों राज्यों के बीच यह विवाद चल रहा है। कब कमीशन किया गया था ये? तो ये किया गया था 1932 में।
Okay guys, so come to the next question. Next question is फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल है। आंसर इज नेपाल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैं बता दूं। NHPC लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल में फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। यह पनबिजली परियोजना बिजली पैदा करने के लिए करनाली नदी से प्रवाहित होगी और उत्पादित बिजली को नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में डाला जाएगा। इसके दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको देख लेना। सो नेक्स्ट पॉइंट, भारत में UGC अधिनियम कब पारित किया गया था? देखो ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हैंड कोई देखे इस क्वेश्चन को तो लोगों को लगेगा कि इसका करेंट से क्या मतलब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रेडिशनल पॉइंट अगर करंट में डाला गया है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल में यानी कि वर्तमान में वो करंट उसका कोई ना कोई न्यूज है करंट में, इसीलिए डाला गया है। तो भारत में UGC अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1956 यानी कि 1956 में किया गया था। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC यानी कि मानित विश्वविद्यालय संस्थान विनियम 2023 जारी किया। ओके, इसका पॉइंट क्या था? तो UGC अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान का दर्जा घोषित करने का प्रावधान करता है। एक बार मैं इसे और भी क्लियर कर दूं। UGC अधिनियम 1956 जो था वो कह रहा है कि UGC अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान का दर्जा घोषित करने का प्रावधान करता है। नए नियम विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि ये जो अभी नया जो आया हुआ है, नया जो नियम बना है उसमें ऐड हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, क्या क्या पॉइंट इसमें ऐड किया गया, इसमें 3-4 पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट है कि जो नया नियम है ये क्या करेगा। तो विश्वविद्यालय को गुणवत्ता उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद है कि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ओके, सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस राज्य ने MSME के लिए राज्य व्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? तो यह आंसर है उत्तर प्रदेश। तो क्या है कि किस राज्य ने MSME के लिए राज्य व्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 75 जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू किया। अभियान का लक्ष्य क्या था? तो अभियान का लक्ष्य लगभग 14 लाख ऐसे MSME को कवर करना है जो अभी तक MSME उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है और उन्हें राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में 90 लाख से अधिक सक्रिय MSME हैं, लेकिन केवल 14 लाख ही पंजीकृत है। मतलब 90 लाख से अधिक सक्रिय MSME हैं, लेकिन पंजीकृत कितने हैं? सिर्फ 14 लाख हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेसे लांगरी थंगपा किस धर्म का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है?
आंसर इज बौद्ध धर्म, यानी कि गेसे लांगरी थंगपा बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म, ज्ञानोदय और परिनिर्वाण दिवस 4 जून 2023 को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है आपसे कि 4 जून 2023 को किनका मतलब जन्म, ज्ञानोदय या परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, तो बुद्ध शाक्य मुनि का। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवसर पर 14वें दलाई लामा ने गेसे लांगरी थांगपा के मन प्रशिक्षण के 8 छंदों पर एक उपदेश दिया। गेसे लांगरी थांगपा तिब्बती बौद्ध धर्म के कदम्पा और गेलुग स्कूलों की वंशावली में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के बालासोर में दुखद ट्रेन दुर्घटना का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है? देखो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिंगलिक उपकरणों की एक प्रणाली है जिसे पटरियों की व्यवस्था को समन्वित करके ट्रेनों के बीच परस्पर विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। उड़ीसा के बालासोर में हुए दुखद ट्रेन हादसे का एक मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव था। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संगठन के लिए लचीली फंडिंग के लिए नया पुनः पूर्ति तंत्र, जिसको कि इंग्लिश में बोलेंगे न्यू रेप्लिनिशमेंट मैकेनिज्म फॉर फ्लेक्सिबल फंडिंग, प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका डिटेल दे दूं, 76वां विश्व असेंबली स्वास्थ्य सत्र के दौरान 76th विश्व असेंबली स्वास्थ्य सत्र के दौरान WHO के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र निकाय को अधिक लचीले फंडिंग विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए एक नई पुनः पूर्ति तंत्र पर चर्चा की। सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने सेम चीज़ों को 2 बार टाइप कर दिया है, सो सॉरी। तो इसमें है कि एक नई, नेक्स्ट लाइन में सेम है, अधिक लचीले फंडिंग विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए एक नई पुनः पूर्ति तंत्र पर चर्चा की। नेक्स्ट पॉइंट है, यह WHO को अधिक वित्तीय स्वतंत्र बनने और अग्रणी वैश्विक स्वास्थ्य समन्वयक के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करेगा। पुनः पूर्ति योगदान में देश के कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों द्वारा सभी रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ साथ सक्षम कार्यों को शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और डीप क्वेश्चन है, तो आप जरूर देख लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता नीति पर पूर्ण सत्र की मेजबानी किस संस्थान ने की? तो BIS ने किया। BIS उपभोक्ता नीति पर 44वां पूर्ण सत्र भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा आयोजित एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट पॉइंट है ISO देशों ने SDG के उद्देश्यों को अपने मानक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मानक मंथन, क्वालिटी कनेक्ट जैसी BIS की पहलों का उद्देश्य मानकीकरण में उपभोक्ता भागीदारी को बढ़ाना है। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये सब आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब आपका ऑप्शन देगा तो वो सब डाल सकता है इसमें क्या क्या और ऐड किया गया, मानक मंथन, क्वालिटी कनेक्ट, मतलब और जो भी इसमें पॉइंट्स है आप उसको अच्छे से देख लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योति या राजी किस खेल से जुड़ी है?
तो ये है बाधा दौड़ या हर्डल्स से। अब इनका क्यों ये न्यूज में है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ज्योति याराजी ने नीदरलैंड के टीलबर्ग में टी मीटिंग में 13.08 सेकंड में, कितना 13.08 सेकंड में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल भी आएगा क्वेश्चन आपके। तो मैं बता दूं, इसमें कई सारे मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब खेल का नाम आपसे पूछ दिया कि किस खेल से जुड़ी हैं। उसके बाद पूछेगा कि कितने मीटर में स्वर्ण पदक जीती हैं, तो 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीती हैं। कितना टाइम लिया इन्होंने, टाइम भी पूछ सकता है डायरेक्ट, तो 13.08 सेकेंड में। ओके, तो ये सब। अच्छा, ये था कि कहाँ पे, नीदरलैंड के टीलबर्ग में टी मीटिंग में। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इससे पहले रांची में 26वीं नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने 12.89 सेकेंड का समय निकाला था। ओके गाइज, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया गया? ये है राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठा सकता है यहाँ से भी कि अग्नि-1 जो है वो किस दूरी की है, मध्यम दूरी की है, लंबी दूरी की है, मतलब जो भी है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि अग्नि-1 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इस पर भी फोकस करना होगा। नेक्स्ट है, पिछले साल अक्टूबर में भारत ने ओडिशा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि प्राइम सफलतापूर्वक दागी थी। ये पिछले साल उसने कर लिया था, अग्नि प्राइम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ओह माय गॉड, यहाँ तो मैंने आंसर ही देना मैं भूल गई हूँ। तो खैर, आगे का जो एक्सप्लेनेशन है इसमें आपको मिल जाएगा। तो भारत और नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल की जल विद्युत के निर्यात सहित ऊर्जा और परिवहन पर कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत दौरे पर थे। ये नेपाल है इसका आंसर। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिन के भारत यात्रा पर थे और दोनों नेताओं ने वस्तुतः 6 कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एकीकृत चेक पोस्ट, रेल लाइनों और बिजली पारेषण परियोजनाओं का विकास शामिल है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? मैंने टाइप करना मैं भूल गई हूँ। यहाँ आंसर है नेपाल। तो भारत और नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल की जल विद्युत के निर्यात सहित ऊर्जा और परिवहन पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत के दौरे पर थे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों नेताओं ने वस्तुतः 6 कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मतलब इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि कितने कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। तो 6 कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें एकीकृत चेक पोस्ट, रेल लाइनों और बिजली पारेषण परियोजनाओं का विकास शामिल है। सो गाइज, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। जाने से पहले
उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मैं एडवांस में आप सबको थैंक्स दे रही हूँ। मिलते